का है, उसको क्यों क्यों लाएं? देखो भीम, हम अपने अंदर 100 और 5 हैं, लेकिन बार बार के लिए 105 है तो बात आती है, या कुछ और भी बात आती है। तमाम प्रकार की उथल पुथल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रहती है। जो देश समाज अपने बल पर निर्माण करता है और अपनी चीजों का उपयोग करता है, उसके सामने कैसी समस्याएं हैं उसे लिखता नहीं है। स्व का भाव, स्वदेशी, स्वभाषा, भाषाएं खूब सीखिए लेकिन अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। स्वभूषा, स्वभाषा, स्वदेशी। अब तो ये भी है कि अपनी दुकान पर लिखो मेरे यहाँ ये स्वदेशी है, स्वदेशी खरीदें, उससे गर्व से कहो हम स्वदेशी उपयोग करते हैं, तो ऐसा भाव आएगा। तो ये पहला। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोगों को प्रेरणा मिली और लोगों ने अपना पूरा जीवन इस देश और समाज के लिए लगा दिया। उनको संघ ने कहा कि आपको काम इस गतिविधि में करना है तो गतिविधि में काम किया। उनको कहा गया कि किसी आनुषंगिक संगठन में काम करना है तो वहाँ काम किया। और संघ में भी विविध आयाम हैं, उनमें यदि किसी की जिम्मेदारी दी गई तो बिना किसी संकोच के और बिना किसी अनुभव के भी उतर गए उसी मैदान में जहाँ जाने के लिए संघ ने कह दिया। ऐसे ही आज एक व्यक्तित्व हमारे साथ में स्टूडियो में है जिनका संघ में अलग अलग प्रकार के काम का अनुभव है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान सुरेश चंद्र जी शर्मा की। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेश चंद्र जी शर्मा इस समय कुटुंब प्रबोधन में विभाग संयोजक हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि संघ का नाम ध्यान में आते ही तो एकदम ध्यान में आता है कि संघ की शाखा का जो काम होता है सामान्यतः वो बात होती है। कुटुंब प्रबोधन में आपके पास जिम्मेदारी है, क्या कुछ काम रहता है? देखिए, संघ का काम सीधा सीधा व्यक्ति निर्माण का है और वो व्यक्ति निर्माण के काम में निरंतर लगातार लगा हुआ है और उसने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं समाज को जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब इसके बाद में अब परिवार का जो कंसेप्ट है वो इसलिए आया क्योंकि परिवार की स्थिति पिछले कुछ दशकों में भारतवर्ष में वो चिंताजनक हो गई। संयुक्त परिवार टूटने लगे, परिवार में आपसी संवाद की कमी हो गई और संवादों का स्वरूप एकदम बिल्कुल विघटित हो गया। कोई आपसी भाईचारा रहा नहीं, संस्कार विलुप्त हो गए और परिवार टूटते चले गए। तो अब देखिए, जब परिवार जब टूटता है तो समाज कमजोर होता है और जब समाज कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। इसलिए संघ ने यह विचार किया कि संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन संघ का स्वयंसेवक समाज में जाकर भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से और वह समाज के अंदर इन सब चीजों के ऊपर चिंता करेगा और समाज में जन जागरण स्थापित करेगा। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि परिवार जो है वो भारत की बड़ी ताकत है और जब परिवार कमजोर होने लगे तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह विचार किया कि परिवारों को फिर से मजबूत कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के माध्यम से ये काम प्रारंभ हुए। गतिविधि है कुटुंब प्रबोधन जी, गतिविधि। तो किस प्रकार के कार्यक्रम रहते हैं इसमें? परिवार में तो अपने जो परिवार के अंदर जो संवाद है उस पर विशेष जोर दिया गया है। बाकी तो इसकी गतिविधियां, इसके आयाम प्रमुख हैं। अच्छा, आयाम है कि प्रातः मंगल जागरण है, मंगल भोजन है, मंगल भवन है, मंगल भ्रमण है, मंगल भजन है, सब कुछ मंगल है, सब कुछ मंगल है क्योंकि मंगल उसमें लगाया है। संवाद भी फिर मंगल है, जिससे सबके बीच में एक तारतम्य बना रहे, एक सकारात्मक भाव से बातचीत होती रहे। इसलिए अब जब परिवार में ऐसी दूरियां हो गई हैं तो फिर क्या विवाह जो संस्कार है वो टूट गए हैं। फिर समाज के अंदर ऐसा लगने लगा है कि परिवार की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा चिंतन लोगों में आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी में ये आ गया है कि अब परिवार की कोई उपादेयता रह नहीं गई है। इसलिए लोग एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे हैं। इस कारण से अब जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं उन पर हम किशोरी सम्मेलन करते हैं, उनका प्रबोधन करते हैं, युवक युवतियों का करते हैं। नव दंपत्ति जो अभी जिन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया है वो किस तरह से अपने गृहस्थ का पालन करें, किस तरह से संतान उत्पत्ति के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। कई बार एक्सीडेंटल बच्चे आजकल पैदा होते हैं, कोई योजना परियोजना उनमें रहती नहीं। इसलिए
परिवार प्रबोधन में गर्भाधान से लेकर के और जो अपने 16 संस्कार हैं मृत्यु पर्यंत तक जितने भी काम होते हैं वो सब परिवार के अंदर घटित होते हैं, क्योंकि परिवार से ही फिर समाज का स्वरूप बनता है। निश्चित रूप से परिवार से ही जो है स्वरूप बनता है, और परिवार को मजबूत करने के लिए अलग अलग प्रकार की जो बातें अभी आई, और चाहे बात संवाद की हो चाहे बात भ्रमण की हो, सबके साथ मंगल लगाया है। जीवन में मंगल निश्चित रूप से होना ही चाहिए, यही भाव कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के कार्यक्रमों से झलकता है। तो जो ये आप समस्या बता रहे हैं कि एकाकी पीढ़ी एक प्रकार से बढ़ रही है, अकेले रहने का कंसेप्ट ये खासतौर पर बड़े महानगरों में विदेशों से आया हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा और क्या आपको ये जो कंसेप्ट आ गया अकेलेपन का, परिवारों के विघटन का, एकाकी जीवन का, क्या कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? इसका सीधा सीधा कारण है आज जो भोगवादी संस्कृति हो गई है, व्यक्ति मैक्सिमम सुविधाएं जुटाने के लिए तत्पर होने लगा है। उसका एक ही चिंतन रह गया, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। अच्छा, तो ऐसा जब भाव आ गया है तो फिर वो अपने आप में संकुचित हो गया है, अपने आप में स्वार्थी बन गया है। और परिवार तो देखिए त्याग से, समर्पण से चलता है, सहयोग से चलता है, अंतर्निर्भरता। आज लोग आत्मनिर्भर की तो बात करते हैं, लेकिन परिवार चलता अंतर्निर्भरता से। हमने कुछ दिया तो परिवार हमें बदले में कुछ देता है, तो वो देने की भावना खत्म हो गई, लेने की भावना आ गई। और इस कारण से जो संस्कार था, इस कारण जो ममत्व था, जो एक तरीके से कहते हैं ना, एक डोरी, प्रेम की डोरी थी, वो कहीं छिटक गई। इस कारण से परिवार। आपने बात कही अंतर्निर्भरता, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और कहीं ना कहीं थोड़ा विरोधाभास भी इसमें लगता है। अंतर्निर्भरता को एक सामान्य रूप से समझा जाए तो भारतीय परिवारों की जो कल्पना थी, पुरुष घर के बाहर के काम देखता था, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, महिलाएं घर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं संभालती थी, और हंसी मजाक में उनको गृह मंत्री भी कह देते हैं कई बार बातचीत में। तो ये जो एक अंतर्निर्भरता वहां तो समझ में आती थी कि अर्थोपार्जन का जो काम था वो पुरुष के जिम्मे था, लेकिन अब आज तो कोई अंतर महिलाओं में और पुरुषों में इस बात को लेकर नहीं लगता। अध्ययन भी बराबर होता है, और मैं तो कहूँ कि महिलाएं कहीं ज़्यादा आगे हैं अध्ययन में, जो रिजल्ट्स हम देखते हैं, और नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में, अपने कामकाज में, उसमें भी बड़ी भूमिका महिलाओं की अब होने लगी है। तो वो जो अंतर्निर्भरता का एक घटक आर्थिक पक्ष जो था, उसको लेके विरोधाभास की स्थिति नहीं लगती कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि नहीं, सबका जो है वो विकास हो, समृद्धि में सबका योगदान हो, दूसरी तरफ हम उस पुराने कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। देखिए, एक बार अभी एक चर्चा आई थी, एक जैन साधु हैं, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि शिक्षा निश्चित रूप से सबको मिलनी चाहिए, और वो शिक्षा सब ले भी रहे हैं। अर्थोपार्जन, जैसा आपने बताया अपने वक्तव्य में कि अर्थोपार्जन मुख्यतः पुरुष वर्ग का काम था, तो वो उतना ही उनकी आवश्यकताएं थी, वो उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती थी। लेकिन अब जब हमने सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान कर दिया है तो फिर ये ऐसा लगता है अर्थोपार्जन प्रमुख हो गया है। तो जबकि पुराने प्राचीन परिवारों में अर्थोपार्जन प्रमुख नहीं था, वो एक आवश्यकता के अनुसार ही था। अब जो जैन साधु, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि शिक्षा जरूर मिले, लेकिन मातृशक्ति को ही विचार करना चाहिए, क्या मुझे कामकाजी होना आवश्यक है क्या, या ये इससे जब कामकाजी रहेंगे, अर्थोपार्जन के, तभी समाज में, परिवार में मेरी उपादेयता सिद्ध होगी क्या, कभी जब मैं उपयोगी बन पाऊंगी क्या? तो क्या आज बच्चों का पालन पोषण करना उपयोगी नहीं रह गया क्या आज अच्छे बच्चों को संस्कार देना, उनको, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी का निर्माण किया, तो जीजाबाई तो कहीं अर्थोपार्जन करती नहीं थी, वो तो समाज में ही रहती थी, वहीं परिवार में रहती थी, लेकिन उन्होंने शिवाजी को गढ़ा। तो क्या ये महत्वहीन काम रह गया है? प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी, प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। जहां आवश्यकता हो कि महिला को भी अर्थोपार्जन के लिए जाना है घर से बाहर, तो आवश्यकता है, जी बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। ऐसी कहीं विपत्ति आती है, क्यों दैवयोग होते हैं, क्योंकि आदमी को भुगतना पड़ता है, अवश्य में भुक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। तो जब कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसमें मान लो ऐसा आ गया, पुरुष कहीं साथ नहीं रहा, या कोई ऐसी दैवयोग ऐसा बन गया, तो फिर महिला चूंकि शिक्षित है तो वो अर्थोपार्जन भी कर सकती है और परिवार को चला सकती है। तो वो उस दृष्टि से अर्थोपार्जन तो समझ में आता है, लेकिन बिना किसी आवश्यकता के केवल अपनी भोग वासनाओं को पूर्ति करने के लिए अगर कहीं हम अर्थोपार्जन की तरफ जाते हैं तो फिर ये
आत्मनिर्भरता वाली बात आ जाती है, फिर अंतर्निर्भरता नहीं रह जाती। बड़ी बात है आत्मनिर्भरता और अंतर्निर्भरता, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि परिवारों के बीच जो सामंजस्य है उसको बढ़ाने के लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट देख रहा था, जो नई पीढ़ी है उसमें एक प्रकार से हम कहें कि तलाक के जो मामले हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और पिछले, यदि आप 40 वर्षों का एक बार तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो लगता है कि पिछले 10 वर्षों में तो बहुत संख्या में अपेक्षित हम जो सोचें उससे बहुत कहीं ज़्यादा जो है वो वृद्धि हुई है। और उसमें एक बड़ा कारण जो है वो आपस में ये अंतर्निर्भरता की कमी जी निश्चित रूप से ये भी देखने को आया है। लेकिन कुछ जो समाज विज्ञानी हैं उन्होंने मोबाइल फोन को भी इसका एक कारण बता दिया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने एकदम सही, आपने बिल्कुल मौके की बात कही है, मार्के की बात है कि आज ये जो कलयुगी यंत्र आ गया है मोबाइल, इस मोबाइल अब ये इसका आवश्यकता है, ये अब आवश्यक अंग बन गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका दुरुपयोग हो गया कि अब देखिए जितने घर में सदस्य हैं हर एक पर अपना अपना अलग अलग मोबाइल है, और कई तो एक एक दो दो तीन तीन रखते हैं, कोई किसी से बात करने के लिए, कोई किसी के लिए। तो इस तरह से उनका जो स्क्रीन टाइम है वो इतना हो गया है कि परिवार के लिए संवाद है ही नहीं। एक ही परिवार में बैठे हैं, सब लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। जो नजदीक है उनसे कोई बात नहीं हो रही परिवार के लोग, लेकिन बाहर जो उनसे बातचीत हो रही है, फिर कौन किससे कैसी बात कर रहा है ये कोई जानकारी किसी को नहीं, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं। तो इस कारण से हमारे जो युवक युवतियां, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, कौन उनके जो है किन के पास जाते हैं, विद्यालय समय के पास, कॉलेज के बाद में किस समय उनका आना होता है, कोई चर्चा नहीं। माता पिता दोनों कामकाजी हो गए, और वो दोनों काम करने, उनको अपने काम से मतलब रहता है, और आकर के भी वो स्वयं भी उस मोबाइल में उसमें लग जाते हैं। तो संवादहीनता के कारण से बच्चे फिर अपने माता पिता से अलग होते चले जा रहे हैं। पहले ये कंसेप्ट था कि पहला गुरु माता पिता होते हैं, लेकिन आज ऐसा दिखाई कहाँ देता है। माता पिता तो आज एक तरीके से सुविधादाता हो गए। जैसे सरकार सुविधाएं देती है, सड़क बनाना, पुल बनाना, ये सुविधाएं देना, ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना, वाहन की सुविधाएं देना, ये सब चीजें सुविधा देना सरकार का काम था। तो आज ऐसा लगता है कि माता पिता भी बच्चे को सुविधाएं देते हैं। बहुत बड़ी बात सुरेश जी ने कही है कि माता पिता एक दौर में गुरु कहा जाता था, प्रथम गुरु माँ को कहा जाता था, और आज के दौर में यदि केवल सुविधादाता उनको समझ लिया जाएगा तो उस प्रकार के भाव भी नई पीढ़ी में देखने को मिलते हैं कि यदि किसी सुविधा की कोई कमी रह जाती है तो फिर जो आक्रोश नई पीढ़ी में, युवाओं में खास तौर पर, और टीनेजर्स में जो आक्रोश उभरता है, उसी आक्रोश में से कई बार ये बातें आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है कि लोग कहते हैं कि माता पिता ने हमारे लिए कष्ट सहन करके यदि हमारे को कुछ पढ़ा दिया, कुछ बना दिया तो क्या कर दिया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। तो ये जो बात है इसको निश्चित रूप से समझने की आवश्यकता है। जिन्हें गुरु कहा गया, और मुझे तो ये चर्चा करते करते रामचरितमानस की वो चौपाई याद आ गई कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा जी, गुरु पितु मातु नवा वही माथा। अब आज के कितने घरों में ये स्थिति है, आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने माता पिता को क्या प्रणाम करके निकलते हैं, क्या बताते हैं उनको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कब आ रहा हूँ? और यदि माता पिता ये पूछने का प्रयास करते हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है या खिन्न होता है? ये आत्म अवलोकन का विषय है, और मैं चाहूंगा कि दर्शक इस विषय पर कुछ समय के लिए चिंतन अवश्य करें कि जिन माता पिता के कारण हमारा अस्तित्व है उनको क्या हमने सुविधादाता समझ लिया है। खैर, ये चर्चा भी और करेंगे। एक इसमें महत्वपूर्ण बात छूट गई कि अपने जो कुटुंब प्रबोधन का जो कंसेप्ट इसलिए आया कि परिवार भक्तिमय, शक्तिमय और आनंदमय बने, भक्तिमय, शक्तिमय, आनंदमय बने। इसके लिए हमें परिवार को दबाव मुक्त, तनाव मुक्त और विवाद मुक्त करना है। दबाव मुक्त, विवाद मुक्त और तनाव मुक्त करना। क्या बात है। और इसका एक ही मात्र उपाय है, वह है संवाद, वह है मंगल संवाद। संवादहीनता परिवारों में इतनी बढ़ गई है, कोई किसी से बात नहीं करता, कौन किस तकलीफ में है, कौन कहाँ फंसा हुआ है। इसके बाद जब स्थिति बिगड़ जाती है तब कहीं पता लगता है, तब तक स्थिति विस्फोटक हो जाती है। बच्चे बच्चियां इस तरह से लव जिहाद का शिकार हो जाते हैं और वो कहीं पट्टी से दूर हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिर संभालना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन एक ऐसी गतिविधि है जिसने एक सूत्र और दिया है, अगर लोग उसका पालन करें तो फिर देखिए कितना भक्तिमय, आनंदमय, शक्तिमय परिवार हो सकता है। वह है एक 85-210, एक सूत्र है 85-210। 85-210 क्या सूत्र है ये 85 में देखिए पहला अंक है 8 का। अब 8 का मतलब 8 घंटे की नींद हमको 24 घंटे में चाहिए।
अच्छा। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए, क्योंकि शरीर माध्येन धर्म खलु साधनम। शरीर आपका स्वस्थ है तो फिर आप इस शरीर से सारा काम करने वाले हैं जी। तो उस को स्वस्थ रखने के लिए हमें 8 घंटे की नींद चाहिए। वो 24 घंटे में, वो दिन में अगर आप सोते हैं तो रात में उसकी कटौती करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि रात में भी सोए दिन में भी सोए, ऐसा नहीं, टोटल 8 घंटे। तो पहला 8 का ये होगा। दूसरा है 5। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब होता है कि हम ये 5 प्रकार का जो अन्न, हम कई बार क्या है, अन्न देखिए, अन्न भगवान है, अन्न देव है जी। तो अब हम क्या केवल एक ही प्रकार का अन्न खाते हैं। पहले मिला जुला अन्न खाते थे, तिनाजा है, कोई ज्वार है, जई है, जौ है, गेहूं है, उसमें बहुत सारी चीज मिलती थी जी। तो वो सब मिलकर के 5 प्रकार का जो अन्न है उसको आटा बनाया जाए, या जो तरकारी है, जो ऋतु के अनुसार। अब फैशन ये चल गया है भाई साहब कि हम सब्जी वो लाएंगे जो ऋतु में चली नहीं रही, वो हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल, देखते हैं ना कि गोभी पहले सर्दी में ही आती थी, अब 12 महीने आती है। और जब आप किसी सब्जी को, किसी फल को बिना ऋतु खाएंगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं, बल्कि उससे नुकसान होने वाला है। तो 5 प्रकार का मिला जुला अन्न, 5 प्रकार की तरकारियां, तो ये 5 हो गया। फिर अगला है 2 क्या है? अब वो आपने जो पहले प्रश्न किया कि ये मोबाइल जो यंत्र है, कलयुग यंत्र, इसने सारा गड़बड़ कर दिया है। चूंकि अब ये आवश्यक हो गया है, इसलिए इसके लिए भी निर्धारित किया है 2 घंटे हमारा स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, मान लो व्यवसाय का आपका हिस्सा है, एक समझ में आता है, लेकिन इन जनरल आपको 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल आपको देखना नहीं चाहिए। मोबाइल के लिए अब तो ऐसी चीज आ गई, सीकर में एक मैं परिवार से मिला था तो वहां पर उन्होंने मोबाइल पार्किंग की व्यवस्था की है। अच्छा। हाँ भाई, 2 घंटे मोबाइल देखने के बाद हम अपने मोबाइल को वहां पार्क करते हैं एक जगह, और हम फिर एक साथ सब बातचीत करेंगे। कुमार मंगलम की फैमिली से पूछा गया था कि आप सब लोग एक साथ कैसे रहते हैं? आप उतने बड़े बिजनेसमैन है, तो उनका जब हमारा मिलने का टाइम रहता है उसमें सारे मोबाइल पार्क कर दिए जाते हैं, कोई मोबाइल से बात नहीं करेगा। फिर हम केवल और केवल घर परिवार की बात करते हैं। किसी एक व्यक्ति का मोबाइल वहां पर चालू रहता है कि मान लो कहीं कोई आपातकालीन चर्चा करनी पड़े तो ऐसी मोबाइल पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल नहीं। अब एक क्या बचा? 1 घंटे कस करके शारीरिक व्यायाम होना चाहिए। वो कहीं छूट गया है बच्चे लोग, और ये सब स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है तो मोबाइल में खेल लेते हैं ना। मोबाइल में खेल, अब जो को खेल तो शारीरिक होना चाहिए जिससे पसीना निकले। अब लोग कई बार टहलते हैं, भ्रमण करते हैं, तो वो कोई व्यायाम नहीं माना जाता जब तक पसीना नहीं निकले शरीर का। तो 1 घंटे का व्यायाम होना चाहिए। तो 1 हो गया, और लास्ट में 0। 0 का मतलब यह है जो पेय पदार्थ हैं बाजार के, ठंडा, कोको कोला, पेप्सी इत्यादि जो पेय पदार्थ हैं जो बाजार में मिलते हैं रेडीमेड, वो बिल्कुल 0 उनका प्रवेश रहना ही नहीं चाहिए। अगर इन सूत्रों का हम पालन करें तो अब देखिए शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेंगे, और परिवार फिर हमारा भक्तिमय, आनंदमय, शक्तिमय, ये सब कुछ होगा। बहुत ही अच्छी बात बताइए। 85-210 का फॉर्मूला, 85-210 का फॉर्मूला यदि आप याद रख लेंगे इस प्रकार से तो जीवन आनंदमय बनने वाला है। 85-210 को एक बार संक्षेप में हम फिर से आपके सामने दोहरा देते हैं। पहला अंक 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। दूसरा अंक है 5, तो 5 तरह का अन्न और सब्जियां आपको लेनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर आता है 2, 85-210 में 2 घंटे से अधिक का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और फिर आ जाता है 1 घंटे आपको व्यायाम करना है। और 0 यानी कि बाहर से जो पेय पदार्थ हैं जिनमें बहुत अधिक शुगर, चीनी बहुत अधिक होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उनको अलविदा कहिए। वापस आइए अपनी लस्सी पर, अपने नींबू पानी पर, और घर में आप बनाइए जूस किसी भी प्रकार का, तो वो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान है कुटुंब प्रबोधन गतिविधि का, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, और जैसा बताया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपको स्वास्थ्य आपका जो है वो अच्छा रहेगा तो जीवन में आनंद भी रहेगा। कुटुंब प्रबोधन की तो अच्छी खासी बात हो गई। अब एक बार आते हैं कि संघ से परिचय कैसे, क्या, कब हुआ पहली बार? संघ से तो परिचय वैसा बचपन में ही अपना रहा। हमारा परिवार, हमारे जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, 25 जून 19, जब मैं 7वीं में पढ़ता था। अच्छा। तो उस वक्त मेरे बड़े भाई थे, और बड़े भाई कॉलेज गोइंग थे, महाविद्यालय के स्टूडेंट थे, और उस वक्त वो उनको वो एक रंग चढ़ा देशभक्ति का। अच्छा। वो क्योंकि युवक थे और
संपर्क में अच्छे लोगों के भी आए। और इसके बाद जब वो गिरफ्तारियों का दौर चला तो फिर हमारे बड़े भाई साहब को गिरफ्तार कर लिया गया मथुरा से। मूलतः हम मथुरा से हैं। मथुरा में उन्होंने क्या किया, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का उन्होंने एक शव यात्रा निकाल दी और तरह से वो जगह जगह देश भर में हो ही रहा था उस समय तो जेल भरो आंदोलन चला एक तरीके से। तो उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया और करीब करीब 40 दिन वो DIR में वहां पर बंद रहे। उस दौरान हमारे परिवार में ऐसा लगने लगा, क्योंकि उससे पहले तक ये जेल और ये इस तरह से कहीं परिवार में हमने देखा नहीं था। तो हमारे पिताजी वगैरह एकदम शॉक्ड हो गए, माताजी रो रो के बुरा हाल रहता। तो हम छोटे थे तो हम भी उनके साथ रोने लग जाते थे। तो जैसे तैसे करके वो इमरजेंसी हटी। इसके बाद में भाई साहब छूट करके आए और इसके बाद सीधे गांव में उन्होंने पर शाखा लगाना शुरू किया। तो बड़े भाई साहब ने शाखा लगाना शुरू किया और इसके बाद फिर हम कक्षा 7वीं में ही, यानी ये बात होगी ये 1975 में तो वो लगा था और ये 76 के आसपास है, संघ में जाना शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि हमारे परिवार में संघ का प्रबल विरोध आक्रोश के साथ शुरू हो गया। अच्छा, विरोध भी शुरू हो गया। क्यों? इसलिए हो गया क्योंकि एक तो पहले वो जेल चले गए, जेल चलने के बाद में आए, फिर वो कहा कि तो फिर दोबारा जेल जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये हाथ से गया, तो लगे हाथ से गया। तो वो जो भी प्रचारक, क्योंकि उस वक्त प्रचारक बड़े छिपछिपा करके आते थे। एक बार की बात, मैं बहुत छोटा था तो अपने जिले के जिला कार्यवाह थे श्रीमान चंद्रभान जी गुप्त। आपने चंद्रभान जी गुप्त मथुरा जिले के वो प्रोफेसर थे मैथ्स के। अच्छा। BSc कॉलेज। उनके जो छोटे भाई हैं रामलाल जी, आपने पता बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे जो। अच्छा। अभी अखिल भारतीय उनके पास में शायद संपर्क प्रमुख दायित्व है। तो वो उनके छोटे भाई डीक के रहने वाले हैं। तो उनके बड़े भाई हमारे जिला कार्यवाह थे। तो उसमें पकड़ धकड़ चल रही थी। तो हम छोटे थे तो लोक संघर्ष एक पर्चा चलता था, पैम्पलेट जगह जगह बांटते थे। अब कौन बांटे? तो हम छोटे थे क्योंकि क्लास में बांट देते थे। तो वो कोई किसने बांटे तो हम छोटे थे, कोई हमसे कुछ कहता नहीं था। तो एक बार वो आए तो वो बड़े अच्छे खासे प्रोफेसर थे, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका। तो उन्होंने क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने एक सरदार जी का वेश बनाया हुआ था और हाथ में सिगरेट। अच्छा। संघ का कार्यकर्ता कभी इन चीजों में रहता नहीं है। लेकिन हाथ में सिगरेट और वो सरदार जी बने हुए और बस से नीचे उतरे, रोडवेज, क्योंकि उसका साधन यही थे। उतरे और सिगरेट को कस लगाया, जैसा लगा उनसे, और उसके बाद तुरंत नीचे उतरे, बोलो कहाँ चलना है। और सीधे फिर हम उनको ले गए कॉलेज के अंदर, वहाँ एक बेसमेंट में जाकर के वहाँ उन्होंने बैठक ली। तो ऐसा कालखंड हमने जब देखा, उस वक्त अपन संघ के संपर्क में आए। और फिर तब से फिर तो एक बात मैंने बताया ना, घर में पिताजी का विरोध था। तो प्रचारक जो भी आते थे पिताजी उनसे लड़ मरते थे। अच्छा। कई बार तो उनको भगा देते थे, घर से ही भगा देते थे। लेकिन उस वक्त आप देखिए भाई साहब कि जो संघ का जो प्रचारक होता था वो उन यातनाओं को, उन फटकार को, उन दुत्कार को, उन सम्मान को ऐसे पी जाते थे जैसे कोई अमृत मिल रहा हो। क्यों? वहाँ एक कार्यकर्ता को इसने देना था, कार्यकर्ता निर्माण करना था। तो इसलिए निरंतर प्रचार करते रहे। पर हम ऐसे करके संघ के संपर्क में आए। फिर इसके बाद वहाँ टूंडला में वहाँ वर्ग लगा, प्राथमिक वर्ग। तो प्राथमिक वर्ग वहाँ पर हुआ। संघ शिक्षा वर्ग की भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ दर्शकों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि आज के इस दौर में आप कल्पना करके देखिए, प्रचारक हो या फिर गृहस्थी कार्यकर्ता, किसी कार्यकर्ता को संपर्क पर जाने पर यदि 2 कटु वचन सुनने को मिल जाएं तो क्या दोबारा वहां जाते हैं? क्या किसी परिवार में संपर्क के लिए जाते हैं, वहाँ किसी प्रकार का विवाद या कोई आलोचना या कोई कड़वी बात वहाँ घर के बड़े बुजुर्ग यदि आपको कह देते हैं तो क्या आप उन बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं? क्या इस दौर में धैर्य में कमी आई है कार्यकर्ताओं के, या फिर वो दौर जब विषम परिस्थितियां हुआ करती थी उस समय किस प्रकार से चाहे प्रचारक हो चाहे गृहस्थी कार्यकर्ता हो पूरे मनोयोग से, क्योंकि वहाँ जुटे रहते थे, संपर्क करते थे, संवाद करते थे, क्योंकि लगता था कि ये 4 कड़वी बातें चाहे मैं आज सुन लूंगा लेकिन फिर इस घर में से एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता का निर्माण होना है। तो मुझे लगता है कि इस जो धैर्य वाली बात है इस पर भी आज के कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बताएं कैसे क्या संघ शिक्षण वर्ग किस किस प्रकार से कब कब हुए? हाँ, तो फिर ये जैसे इमरजेंसी के तुरंत बाद हमारे जो है टूंडला में, आगरा महानगर था उसके पास टूंडला है, वहाँ पर प्राथमिक वर्ग लगा था 7 दिन का। वहाँ गए तो अपने इस वक्त जो अपने माननीय सहसर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उस वक्त इनकी PhD चल रही थी
और ये प्रचारक निकलने की तैयारी में थे। तो और हमारे जो विनोद जी वहाँ आगरा के महानगर के प्रचारक थे, जो आज मुझे लगता है क्षेत्रीय या कहीं अखिल भारतीय अधिकारी हैं, जानकारी मुझे अब है नहीं उनकी। तो वहाँ पर पूरे ऐसा लगता था कि ये वर्ग कहाँ आ गए, कितना बढ़िया सुंदर, ऐसा सब लोग समर्पित, कैसा भोजन, सिंपल भोजन, और कहीं कोई किसी को कोई शिकायत नहीं। ऐसा जो आश्रम का जो गुरुकुल का जो भाव वहाँ पर लगा, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर हम निरंतर ऐसे बढ़ते रहे। फिर हम 10वीं पास किए, 11वीं हुआ, 12वीं में फिर हमारा प्रथम वर्ष हुआ। उस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरा जो उत्तर प्रदेश था वो केवल 2 प्रांतों में था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूरा उत्तर प्रदेश 2 ही प्रांत थे, अब तो उसमें 8-10 प्रांत हैं, लेकिन उस वक्त 2 ही। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे, तो सब प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष एक साथ ही लगते थे। गण अलग अलग रहते थे, वाहिनी अलग अलग बन जाती थी, लेकिन एक ही स्थान पर एक ही परिसर में रहता था। और वह पूरे 25 दिन का लगता था। और अखिल भारतीय कार्यकारिणी संपूर्ण पूजनीय सरसंघ चालक जी से लेकर के संपूर्ण कार्यकारिणी उसमें आती थी। अच्छा। तो क्योंकि वो द्वितीय वर्ष प्रथम वर्ष एक साथ ही रहता था, बौद्धिक वर्ग तो एक साथ ही होता था, बाकी शारीरिक अलग होते थे। तो वहां पर नैनीताल के पास में किच्छा है, वहां से हमने 1981 में प्रथम वर्ष किया। अच्छा। इसके बाद में फिर बीए में हमने एडमिशन लिया। इसके बाद 1983 में द्वितीय वर्ष हुआ सहारनपुर से। अच्छा। अपने सहारनपुर में माननीय विनोद जी हैं, जो इनका मैं पता हमारे मथुरा के जिला प्रचारक भी रहे थे जी। और वो वहाँ पर मुख्य शिक्षक बने थे। चंपत राय जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ, जो अभी राम जन्मभूमि में उनका नाम रहा। राम मंदिर आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, पूरा उनका एक उसके सचिव हैं। हाँ। वो उस वक्त किस कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर हुआ करते थे। अच्छा। तो वो पहली बार प्रचारक बने थे और उनकी सीधी जिला प्रचारक की घोषणा वहाँ पर सहारनपुर के वर्ग में हुई थी, तो वहाँ वो प्रचारक बने थे। एक बार वो प्रचारक यहाँ अभी आए थे, मैंने उनको याद कराया था, तो वो कहा उस वक्त की बात है। तो इस तरह से द्वितीय वर्ष हुआ। तृतीय वर्ष भी होने वाला ही था। MA इंग्लिश में मैं मथुरा में संघ कार्यालय भी रहता था। अच्छा। कंस किला है वहाँ पर संघ कार्यालय, केशव कुंज बोलते हैं उसको, केशव दुर्ग के नाम से। तो वहीं पर कार्यालय है, वहीं मैं रह करके अध्ययन करता था। तो तृतीय वर्ष का आरक्षण भी हो गया, लेकिन MA फाइनल का एक पेपर उस दौरान रह गया। अच्छा। आ रहा था उस बीच में, तो तृतीय वर्ष हुआ नहीं, और इसके बाद से फिर तृतीय वर्ष हुआ ही नहीं। फिर राजकीय सेवा में आ गए, इस तरह से पर तृतीय वर्ष ही रह गया। तो आपका जो है संघ का प्रारंभिक जो समय है, वो तो उत्तर प्रदेश में काम करने का अवसर मिला। फिर राजस्थान कैसे आना हुआ? राजस्थान में ऐसा आना हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब राजस्थान में अध्यापक थे, खेड़ली में, वहाँ वो आना जाना रहता था। अब चूंकि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, MA कर लिया, फिर BEd भी कर लिया, संघ कार्यालय पर रहते रहते। अच्छा। इसके बाद में संघ की योजना से ही वहाँ पर मथुरा में एक विद्या मंदिर का वहाँ उद्घाटन हुआ, खुला नया, सरस्वती विद्या मंदिर बोलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर आदर्श विद्या मंदिर, वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर बोलते हैं। तो वहाँ श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर एक संस्था खुली, तो वहाँ पर मैं आचार्य हो गया। अच्छा। आचार्य उस वक्त वहाँ जितने भी प्राइवेट संस्थान थे, सबसे ज्यादा वो पारिश्रमिक देते थे। उस वक्त 650 रुपए देते थे। अच्छा। जो सरस्वती शिशु मंदिर में, हाँ, और जो सामान्य से 300-400 रुपए देते थे, लेकिन वो 650 रुपए उस वक्त देते। अजय जी शर्मा वहाँ के प्रधानाचार्य बने थे। इसके बाद में राजस्थान में अध्यापकों की भर्ती निकली। इसके बाद भाई साहब वहाँ थे, तो मैंने वहाँ आवेदन किया और इस तरह से वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं अध्यापक बन गया और अध्यापक बनकर फिर राजस्थान में आ गया। अच्छा, बढ़िया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में फिर आपका काम रहा। ऐसा कहा जाता है सामान्य रूप से, जब हम बात करते हैं संघ के कार्यकर्ताओं से, कि संघ के कार्य को बढ़ाने में शिक्षकों की सर्वाधिक बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि पर्याप्त अवकाश भी आते हैं, और फिर शाम का समय जो खास तौर पर हुआ करता है सायं शाखाओं के लिए, उस समय भी शिक्षकों की उपलब्धता रहती है। संघ शिक्षा वर्गों के समय गर्मी की छुट्टियां रहती हैं। क्या ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, आप बिल्कुल एकदम सही आप कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में शिक्षक और शिक्षार्थी का सीधा तालमेल रहता है। जो शिक्षा वहाँ पर ले रहे होते हैं विद्यार्थी, वही तो स्वयंसेवक बनते हैं, वही सायं शाखा में आते हैं, वही स्वयंसेवक बनते हैं, और वहाँ शिक्षक वो उनको पढ़ाते ही हैं। तो उनका तारतम्य तो पहले से शिक्षा से, वहाँ से, स्कूल से जुड़ जाता है, और उनका पर्याप्त समय भी रहता है। और उनका आप जानते हैं कि शिक्षा
विभाग में रहने वाला व्यक्ति है वो बोलने में तो माहिर हो ही जाता है, अच्छा उसका संप्रेषण का रहता है। तो परिवार से संपर्क रहता है, अभिभावक के नाते, बच्चे के नाते, शिक्षक के नाते। तो शिक्षा विभाग अपने संघ के काम को बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से निभाता रहा है और अब भी निभा रहा है। आपने जो है वो संघ का काम किया, अलग अलग जिम्मेदारियां आपके पास रही, सामाजिक समरसता में भी आपके पास जिम्मेदारी रही। सामाजिक समरसता भी एक गतिविधि है संघ की, जैसे कुटुंब प्रबोधन है, पर्यावरण संरक्षण है। सामाजिक समरसता में किस प्रकार की क्या आपकी गतिविधियां, कैसे क्या कार्यक्रम आप करते थे? मैंने शुरू में निवेदन किया ना, ये जिस तरह से अपनी जो 6 गतिविधियां बनी हैं वो इसलिए बनी क्योंकि संघ सीधा सीधा व्यक्ति निर्माण के काम में लगा हुआ है, वो कर भी रहा है, हो रहा है। लेकिन ऐसे तो डॉक्टर साहब ने भी कल्पना नहीं की थी कि संपूर्ण हिंदू समाज संघ की शाखा पर आके खड़ा हो जाएगा। उन्होंने तो 1% 2% वो स्वयंसेवकों की कल्पना की थी, इतना ही माना था। लेकिन काम तो पूरे समाज में करना है, सामाजिक परिवर्तन हमको करना है। तो समाज में परिवर्तन करने के लिए फिर संघ समाज में गया, व्यक्ति के माध्यम से गया। तो वहां पर आप देखिए बहुत बड़ी एक वैमनस्यता जिसे कह सकते हैं, पर की आक्रमण, देश सदियों से गुलाम रहा। इस कारण से हमारे जो समाज का ताना बाना था वो छिन्न भिन्न कर दिया, ऊंच नीच का भेद कर दिया, गरीब अमीर का भेद कर दिया और जाति प्रथा का जहर घोल दिया। इस तरह से तमाम प्रकार की जो चीज कर दिए थे, तो सामाजिक जो संरचना थी वो गड़बड़ा गई। अब समाज को एक रस लाना, समानता नहीं समरसता, मतलब यह है कि सबका अस्तित्व भी रहे लेकिन सबकी पहचान भी बनी रहे और एक साथ हम काम करें। जैसे शिव परिवार है, आप शिव परिवार में देखेंगे तो आप देखिए आदर्श उदाहरण है। हाँ, आदर्श उदाहरण है समरसता का, कुटुंब का भी है, समरसता का भी है। सबके स्वभाव भले ही भिन्न हो सकते हैं लेकिन एक परिवार है। थोड़ा सा विस्तार से वर्णन हो जाए शिव परिवार का। शिव परिवार देख लिए, शिव जी हैं जिनका स्वयं का वाहन क्या है, वृषभ है, वृषभ है, नंदी है, और सर्प भी उनके आप जानते हैं लटके रहते हैं, वो उनके रहते हैं। अब से उधर उनकी माता जी पार्वती जी, उनका देखिए उनका वाहन क्या है, सिंह है। तो सिंह और वृषभ में तो बनती नहीं है। तो वो उसका लेकिन एक साथ रह रहे हैं। फिर आप देखिए अपने जो गणों के, उनका गणेश ईश है, गणेश जी के चूहा है, तो चूहा उधर सर्प है, भोले बाबा लटका रहता है। तो चूहे और सर्प में कोई भिन्नता, कोई समानता नहीं है। इधर ही ऐसे कार्तिकेय जी हैं, कार्तिकेय जी वाहन मोर है, मोर सर्प को मार डालता है। तो आप देखिए जिनके इनके बहाने सब एक दूसरे के भिन्नता रखते हैं लेकिन सब एक साथ रहते हैं। हम भिन्न भी रहेंगे लेकिन अगर कहीं कोई बाहर है तो उसके लिए हम एक रहेंगे। जैसे पांडवों ने कहा था ना, वयम पंचाधिकम शतम, दुर्योधन बांध के लेके जा रहे थे यक्ष, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मदद मांगी दुर्योधन ने, लेकिन उस युधिष्ठिर महाराज ने कहा जाओ ये दुर्योधन संकट, अर्जुन और भीम को कहा कि छुड़ा के लाओ उसको। तो फिर उन्होंने कहा, अर्जुन ने, भीम ने कहा, भीम आक्रामक हो जाते थे, भैया ये क्या तरीका है, उसको क्यों लाए? देखो भीम, हम अपने अंदर 100 और 5 हैं लेकिन बार बार बोलिए 105। तो ऐसा जो भाव है वह समरसता रहता है कि हम बाहर के लिए ठीक है, हमारे अंदर कोई भिन्नताएं होंगी, वो भिन्नताएं जब कुछ राष्ट्र की, समाज की, परिवार की बात आएगी तो हम सब उनको भेदों को मिला करके एक साथ रहेंगे। जैसे खीर है, आप खीर देखिए, खीर समरसता का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा, चावल उसमें डलता है, दूध उसमें डलता है, चीनी उसमें डलती है, थोड़ा जल भी उसमें रहता ही है, कुछ ड्राई फ्रूट्स मेवा वगैरह डलते हैं, सब अपना अपना। आप जब खीर को चखेंगे तो सब अपना अपना आपको स्वाद आपको महसूस कराएंगे, लेकिन वो सब मिलकर के सब खीर है, एक रस समरस है और एक बहुत ही अच्छा जो है सब खीर बन जाता है। एक व्यंजन एक ही हो गया, लेकिन कितना अच्छा वर्णन जो है सुरेश जी कर रहे हैं सामाजिक समरसता का। खीर का उदाहरण भी समझा जा सकता है, पांडवों की बात हुई, वयम पंचाधिकम शतम वाली बात भी हुई, और इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि आपका आपकी जो भी जाति है, समाज है, उसका स्वाभिमान वो निश्चित रूप से जागृत रहना ही चाहिए। लेकिन जातियों के स्वाभिमान के आगे यदि हम अभिमान और वाद विवाद की बात करते हैं, उससे बचना चाहिए। आजकल अनेक स्थानों पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी सुरेश जी आपने ये बात छेड़ दी तो मैं बता देता हूँ, अभी मैंने वैसे सार्वजनिक तो नहीं की, 15 दिन पहले की बात है कोई, मैं सुबह सुबह गया
एक नाई की दुकान पर, और वहाँ 7-8 व्यक्ति बैठे थे। एकदम सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, वहाँ एक सज्जन जो है वो किसी एक जाति के होंगे, मैं उसकी वो यहाँ सबके सामने नहीं बताऊंगा कौन सी जाति के क्या विषय है, लेकिन मूल विषय ये था कि एक सज्जन जो है वो किसी अन्य जाति समाज को गालियां दे रहे थे। 7 लोग बड़े प्रेम से आराम से सुन रहे थे, और उसमें भी उनका ये कहना था कि फला जाति को आज तक भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। जब मैं वहां पहुंचा और मैंने भी उनकी बात 3-4 मिनट तक सुनी, तो मुझे लगा कि ये तथ्य इनका ठीक नहीं है, और मैंने उनको 3-4 नाम बता दिए उस जाति और समाज से संबंधित, कुछ महापुरुषों के, कुछ भक्तों के, कि इस जाति में ये भक्त हुए और इनको भगवान ने सीधे सीधे दर्शन दिए हैं। और इतना कहने के बाद एक पंक्ति मैंने कही कि भाई साहब, 2 लोगों को, 2 समाजों को तोड़ना 1 सेकंड का काम है, जोड़ने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन इस बात को लेके वहां आधे घंटे जिस प्रकार का वो जो तनाव बना, उनको लगा कि मैं अभी तक कुछ भी बकवास किए जा रहा था, लोग चुपचाप सुन रहे थे, ताली बजा रहे थे, और मैं जैसे वहां पहुंचा और केवल एक जोड़ने की जो बात मैंने कही, वो कुपित हो गए एक बार। तो मुझे लगता है कि समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो जातिवाद का जहर घोलते हैं, वैमनस्यता उत्पन्न करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, इस प्रकार का विचार रखना चाहिए। तो सामाजिक समरसता में क्या जाति समाज के जो प्रमुख हैं, बिरादरियों के प्रमुख हैं, उनसे मिलना जुलना रहता है? उनसे सबसे मिलना जुलना रहता है। उनको एक मंच पर बुलाते हैं, सामाजिक सद्भाव बैठक भी होती हैं, और वहां पर यही बताया जाता है कि देखिए कहीं भेद कभी रहा ही नहीं। ये तो लोगों ने आकर के, जो बाहर के लोग आए, आक्रमण क्यों, सदियों गुलाम रहा, उन्होंने हमारे अंदर भेद पैदा कर दिया। शरीर रूपी जो समाज है उसका, अगर मान लो सर में कहीं दिक्कत है तो हाथी, मान लो यहाँ आप खोजे तो हाथी तो खुजाएगा। आपका हाथ मान लो कहीं चोट ग्रस्त है तो शरीर ये कंधा ही तो उसको पकड़ के रखेगा। अपना महत्व है। आपको पैर लेके तो जाएंगे, तो बिना उसके अंगों के आप शरीर की कल्पना कर सकते हैं। ऐसी सभी जातियों का महत्व है, और सभी जातियां, कहीं कोई करें जाति तो जाति नहीं है, कितनी जाति नहीं है, जाति नहीं, मात्रा छोटी और बड़ी हो जाती है बस। जाति लेकिन हमें उसमें उपयोग में जाना चाहिए कि हम किस तरह से इसका उनका सदुपयोग करें। उनका मैंने कहा ना, समाज का कोई विवाह होता था परिवारों में, कुम्हार का भी काम रहता था, वहाँ बर्तन आएंगे, नाई का अलग रहता था, निमंत्रण देगा, बुला के लाएगा, बर्तन मांजेगा, ये काम रहता था, उसका भी रहता था। हर एक उनका सबका अपना एक विवाह संस्कार में संपूर्ण जाति के लोगों की भागीदारी रहती, समाज इकट्ठा हो जाता था पूरा, और उसमें सब लोग आपस में रहते ही थे। तो ऐसा ये चीज जो दूर होते चली गई, इस कारण से फिर हमें ये समरसता का भाव लाना पड़ा। भाई जैसे एक बात याद रखो, हम सभी हिंदू हैं, यानी बड़ी रेखा खींच दो, या कहना छोटी रेखा है तो बड़ी रेखा क्या है, हम सभी हिंदू हैं, छोटी रेखा क्या, जाति। अब जब बड़ी रेखा है तो हिंदवे सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ये मंत्र यदि है, समानता का मंत्र है, और ये मंत्र आपके यदि व्यवहार में उतरता है तो फिर कोई भेदभाव नहीं रहता, और जो लोग अपने आप को यदि थोड़ा उपेक्षित महसूस करते हैं, उनके बीच में आप स्नेह प्रेम से जाएंगे, उनको अपने साथ बुलाएंगे, बिठाएंगे, तो मुझे लगता है कि चीजें बदल भी रही हैं बहुत तेजी से, और समाज में लाखों लोग जो है वो इस मिशन में भी लगे हुए हैं, और थोड़ा सा इसमें गिलहरी का सा योगदान मैं भी करने का प्रयास करता हूँ। मेरा जब अलग अलग गांव में जाना आना होता है, तो चाहे कोई जाति हो, कोई समाज हो, अपने उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मन किया वहां भोजन कर लेते हैं, जहां स्नेह से मिल गया वहां आराम से, और उन समाज में, उन वर्ग में जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, वहां जाकर जब भोजन करते हैं उनको भी बहुत आनंद आता है। और आपको एक बात और कहता हूँ अपने अनुभव से, मुझे कई बार लगता है कि ये जो जातिगत वैमनस्यता की बातें होती हैं, जो बड़े कठोर कटु वचन बोले जाते हैं, ऐसे बयान दिए जाते हैं, सामान्य व्यक्ति जो है हिंदू समाज का, वो बहुत अधिक प्रभावित नहीं है। राजनीति कहिए या फिर और जो अलग अलग जिन लोगों को कुछ एजेंडा चलाना होता है, उन लोगों के बयानों के कारण मुझे लगता है कि ये स्थितियां कई बार इस प्रकार की बनती हैं। तो समाज में बड़ी लाइन खींचने की बात कह रहे हैं सुरेश जी, और बड़ी लाइन बड़े लोग खींचने का प्रयास करेंगे तो फिर और स्थितियां जल्दी ठीक होंगी। संघ में जैसे कुटुंब प्रबोधन में काम किया आपने, समरसता में काम किया, प्रचार विभाग में भी जिम्मेदारी रही कुछ? 1 वर्ष प्रचार विभाग में। कैसा अनुभव रहा प्रचार विभाग में? पहले देखिए, संघ की जो कल्पना थी डॉक्टर जी ने की थी, वो प्रचार विचार से दूर रहते थे। प्रसिद्धि परांगमुक्ता, यानी ये शब्द चलता था, यानी ये सब मतलब केवल काम करते जाना है। राष्ट्राय स्वाहा इदं नमः,
कहीं से उनका रहता नहीं था कि हम कहीं सुर्खियों में आए, कहीं समाचार पत्रों में हमारा कहीं नाम हो, ऐसा संघ का रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब समाज का रूप परिवर्तन होने लगा, समाज थोड़ा सा विराट स्वरूप रहने लगा, तो संघ को भी ऐसा लगा कि अपनी जो गतिविधियां हम जो समाज में कर रहे हैं, हम व्यक्ति निर्माण से लेकर के और राष्ट्र के निर्माण में जो काम निरंतर हम कर रहे हैं, अब 100 वर्ष की यात्रा हमारी पूर्ण हो रही है, इसके परिणाम दिख भी रहे हैं, तो लोगों को जताना भी चाहिए कि देखिए जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। तो जो कुछ हम कर रहे हैं उस चीज को लेकर हम समाज में जाएं। तो इस कारण से प्रचार विभाग अस्तित्व में आया, और प्रचार विभाग के माध्यम से हम जो, क्योंकि मैंने पहले भी निवेदन किया था, संपूर्ण हिंदू समाज संघ की शाखा पर आ नहीं पाएगा, तो अपना विचार लोगों के पास में जाए। तो कहीं हमारा पाथेयकरण है, हमारी पांचजन्य है, ये सब, और हमारी बौद्धिक पुस्तिकाएं, भिन्न भिन्न साहित्य है संघ का, और अच्छे लोगों का संस्कृति का साहित्य है, हम उस साहित्य को लेकर के सीधे समाज में जाते हैं, उनको बताते हैं इसमें ये पुस्तक में ये वर्णन है, आप इसको देखिए, इसको पढ़िए, स्वाध्याय करने की आदत डालिए। किताबों से दूर लोग हो गए, स्वाध्याय करना बंद कर दिया, केवल चलचित्र और इस स्क्रीन टाइम में उन्होंने ऐसा अपने दिमाग को खराब कर लिया कि पढ़ने पढ़ाने की आदत ही खत्म हो गई। इसलिए प्रचार विभाग ने पुनः अपने विचार को पुष्ट करने के लिए समाज में सीधे जाकर के, और हम उन गतिविधियों को करते हैं। तो जो संगठन वर्षों तक ये कहता रहा कि हमें केवल काम करना है और प्रसिद्धि परांग मुक्ता का ये गुण स्वयंसेवक में होना चाहिए, ये बात कहने वाला संगठन जब लगा कि अब समय थोड़ा बदल रहा है, तो समयानुकूल होते हुए और प्रचार विभाग भी प्रारंभ हुआ, उसमें भी अनेक कार्यकर्ताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने अपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी किया। लेकिन संघ के बड़े अधिकारी अभी भी प्रचार को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, और अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, वो बात होती है कि संघ में अलग अलग गतिविधियां होंगी, अलग अलग आयाम होंगे, उनमें प्रचार किसका करना है? प्रचार व्यक्ति का नहीं, प्रचार विचार का करना है। उस विचार के प्रचार के लिए चाहे राजस्थान में पाथेयकरण की स्थापना हुई हो, या फिर केंद्र स्तर पर जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली से पांचजन्य ऑर्गेनाइजर, अलग अलग प्रकार के जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, और ठीक प्रकार की जानकारी वो न केवल स्वयंसेवक तक अपितु समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इस प्रकार का भी भाव रखा गया। संघ में काम करते हुए एक लंबा कालखंड हो गया, लगभग 5 दशक का समय तो हो ही गया है आपको। इस कालखंड में, 5 दशक के कालखंड में, ऐसे कुछ चेहरे ध्यान में आते होंगे प्रचारकों के कि जिनको देखते हुए, जिनके बारे में विचार करते हुए आज भी लगता होगा कि क्या तपस्वी लोग थे, किस प्रकार का व्यक्तित्व था, आज भी मन में कहीं ना कहीं प्रेरणा का भाव जगा देते हैं। कुछ ध्यान में आ रहे हैं ऐसे? जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। ये मेरे मन में भी आ रहा था कि इस बात को रखना चाहिए, क्योंकि प्रचार हमने पुराने जो गुरुकुल परंपरा देखी नहीं, हम तो इस युग में पैदा हुए जो गुरुकुल परंपराएं थी। तो जब हम प्रचारकों का जीवन देखते थे प्रारंभ में, तो ऐसा लगता था कि वास्तव में संत तो ऐसे ही होते हैं, क्या बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट और बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने वाले, वाणी से, वचन से, आचरण से प्रभाव जमाने वाले, तभी तो संघ का काम बढ़ा जी। तो ऐसा लगता था कि इनका जीवन अनुकरणीय है, वो जैसा व्यक्तित्व है वैसा ही उनका कर्तृत्व है। ऐसे प्रचारक जीवन में बहुत संपर्क में आए। तो मैं, चूंकि मैंने आपको निवेदन किया, मैं संघ कार्यालय पर रहता था, मैं कोसी कला है वहाँ भी संघ कार्यालय पर रहा, मथुरा में भी संघ कार्यालय पर था। तो वहां पर एक बार सहसर कार्यवाही थे उस वक्त माननीय यादवराव जी जोशी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रवास पर आए थे जी। तो कार्यालय पर आए मथुरा, तो क्योंकि उस वक्त विद्यार्थी को किसी को उनकी सेवा में प्रबंधक के नाते रखते थे, तो मुझे मौका मिला, मैं उनका प्रबंधक बना। अच्छा। उनका मुझे ऐसा लगा बहुत बड़े प्रचारक हैं, अखिल भारतीय स्तर के हैं, कैसे बात करेंगे जी। तो इस तरह से लगा। लेकिन जब उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा ये तो हमारे आसपास ही रहते हैं, अपने ये न जाने कितने दिनों से जानते हैं। उनको उस वक्त एक तकलीफ थी शारीरिक, क्योंकि देखिए संघ के जो प्रचारक होते हैं बड़े बड़े, ये अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारा प्रवास करते हैं, तरह तरह की जलवायु होती है, तो उनका स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। तो उनको शरीर में स्किन की प्रॉब्लम थी, त्वचा की, तो उनको मालिश करने के लिए रहता था। उन्होंने कहा, मेरे से बच्चू कहते थे, बच्चू थोड़ा सा मालिश कर दिया तेल की, तो मैं तेल इनकी उनकी मालिश करता था। तो इतने खुश हो गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे प्रवास पर उन्होंने, वहां के प्रांत प्रचारक ओम प्रकाश जी थे, उनसे कह दिया भाई इस बच्चू को, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो प्रवास है मेरा,
10-15, इस बच्चों को मेरे साथ ही रखो। तो देखिए मैं पूरे समय उनके साथ ही रहा, और दिल्ली जब गया, जब दिल्ली से वो नागपुर वहां से रवाना हुए, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। इसके बाद उनके पत्र आते रहे। तो ऐसा स्नेह मेरे जीवन में उनके साथ में रहा। मैंने ये बताया कि विनोद जी भी रहे हमारे, विद्यासागर जी हमारे जिला प्रचारक रहे, उनके छोटे भाई हैं नवल जी, अभी यहाँ जयपुर में कुछ दिन आए थे। आजकल उनके पास में गौ सेवा की जिम्मेदारी है अखिल भारतीय स्तर की। तो उनके निकटता हमेशा बनी रही, और उसी का उनका ही एकमात्र ये योगदान रहा कि हम संघ के निरंतर संपर्क में बने रहे। एक बार हमारे प्रचारक और थे जो उनका क्योंकि बोले हमारे पास थे, हमारे तो लगाव हो ही जाता था। इसके बाद फिर प्रचारकों का स्थानांतरण करते ही हैं जी। तो व्यवस्था के नाते उनको बदल दिया, तो हम बड़े रोने लगे उनके और रो करके उस वक्त पत्र चलते थे, चिट्ठी, पोस्ट कार्ड, पत्र बहुत लिखते थे ना। तो पत्र हमने लिखा, तो उनके भाई साहब की बहुत याद आती है, आपके साथ रह करके ऐसा हमने सीखा, ये हुआ। तो वो भावनाओं से भरा पत्र मैंने उनको लिखा। ब्रह्मस्वरूप जी थे जी। तो वहां से उनका पलट के आया, सुरेश, उन्होंने मुझे आज भी उनकी पंक्ति ध्यान है पत्र की, सुरेश सानिध्य की इच्छा क्यों, जब तुम संघ के सानिध्य में हो तो मेरे ही सानिध्य में हो। तो ऐसा फिर मुझे लगा कि वास्तव में कि कितनी बड़ी बात समझा दिया। हाँ, जब तुम संघ के सानिध्य में हो तो फिर मेरा सानिध्य तो है, अपने आप ही है। इसके बाद में फिर हम निरंतर काम करते रहे। तो ये बहुत सारे हैं संघ के बड़े जो प्रचारक हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं, उनके साथ के अलग अलग अनुभव होते हैं। और आप यदि, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि समाचार पत्रों से, मीडिया से यदि संघ को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर आप मात खाएंगे, लेकिन संघ के कार्यक्रमों में जब आप जाएंगे, देखेंगे इन वरिष्ठ प्रचारकों को, पदाधिकारियों को, उनकी सादगी, सरलता, सहजता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मेरे को भी अवसर मिला, इस समय जो संघ के सरसंघ चालक हैं मोहन जी भागवत, उनका भी सानिध्य मिला, सुदर्शन जी से भी मेरा मिलना हुआ, और शेषाद्री जी उस दौर में सरकारेवा हुआ करते थे, उनके साथ भी काफी समय व्यतीत करने का मेरे को अवसर मिला। इन लोगों से जब आप मिलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि जो मीडिया जो दिखा रहा है कि इतने बड़े लोग हैं, जब बात करते हैं सहजता से आपके घर परिवार की, आपके अध्ययन की, आपकी क्या आपकी रुचि है इन सब चीज़ों पर, और आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर जो उनका मार्गदर्शन मिलता है, आप संघ के कार्यक्रमों में देख सकते हैं। सरसंघ चालक जो हैं उनसे एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता भी जाकर हाथ पकड़ के बात करके पूछ सकता है, कोई जिज्ञासा है आराम से खुलकर बात कर सकते हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग संघ की तुलना राजनीतिक दलों से करते हैं, वहाँ राजनीतिक दलों में भले ही सारी चीज़ें प्लांटेड होती होंगी, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कौन लोग बात करेंगे, क्या प्रश्न पूछेंगे, उसकी चाहे स्क्रीनिंग होती होगी कई बार, लेकिन संघ के कार्यक्रमों में ऐसा नहीं है। संघ के बड़े से बड़े पदाधिकारी जिनको सरसंघ चालक कहा जाता है, उनसे साधारण सामान्य एक शाखा का कार्यकर्ता, मुख्य शिक्षक, कार्यवाह, ये भी कोई भी प्रश्न जाकर कर सकते हैं। ये सहजता संघ की एक बहुत बड़ी शक्ति है। आपने प्रचारकों की बात कही, ऐसे कोई गृहस्थी कार्यकर्ताओं के साथ के भी कोई अनुभव ध्यान में आ रहे हैं? गृहस्थी कार्यकर्ता तो देखिए, प्रचारक तो गिनती के ही हैं। संघ का काम जो बढ़ा है जी, ये ठीक है, प्रचारकों का इसमें अपना योगदान है, संपूर्ण जीवन वो होम कर देते हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन संघ को बढ़ाने में तो गृहस्थ का ही ज्यादा बड़ा योगदान है। तो हम जब देखते हैं, तो मैंने आपको चंद्रभान जी का उदाहरण बताया, प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, उस वक्त चाहते थे तो ट्यूशन करके बहुत सारा पैसा कुछ अर्जित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कतई नहीं किया। और वो अपने, आज जैसे ही कॉलेज का समय पूरा हुआ, इसके बाद में उनका थैला उनके साथ ही रहता था। थैले में एक नेकर हुआ करता था उस वक्त, एक तो अपना अंगवस्त्र रहते थे, और एक किताब, डायरी, पेन। इतना न्यूनतम आवश्यकताओं में वो लोग प्रोफेसर थे, और वो वहां से सीधे निकल जाते थे। और कई बार तो वो वहां रात को सो करके फिर उसी ड्रेस में कॉलेज में आकर के और अध्यापन में लग जाते थे। आजकल के आप देखिए किस तरह से ड्रेस कितनी बार लोग बदलते हैं, लेकिन वो उसी ड्रेस में वहां पर आ जाते थे। तो उनका जीवन जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था यार ये भी एक कोई जीवन है। लेकिन मैंने ये देखा कि जो संघ के संपर्क में है जी, या प्रचारकों के संपर्क में है, वो कभी मानसिक अवसाद के दौर से गुजरा ही नहीं। क्योंकि जब आप समाज का आप काम करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग कैसे जीते हैं, आप सेवा करते हैं, आप त्याग करते हैं, तो त्याग करने वाला व्यक्ति कभी अवसाद में आ ही नहीं सकता, पूरा ऊर्जावान रहता है। वो कितना ही काम कर ले तो ऊर्जा उसके बाद पूरी भरी रहती है।
भाई एक तो होता है जिसको खाने को नहीं मिल रहा, एक होता है जिसने खाना छोड़ दिया है, कम से कम खाता है, दोनों में अंतर है जी। तो वो जो त्याग है, जो समर्पण है, वो जब हम प्रत्यक्ष रूप से उनका देखते थे तो फिर हमको लगता था जीवन ये आदर्श है, इस आदर्श पर हमको चलना चाहिए। उन्होंने जीवन, हम बहुत सारे लोग प्रसिद्धि, जैसा आपने बताया था, प्रसिद्धि से दूर रहे, कहीं कोई उनका रिकॉग्निशन भी नहीं है। ठीक है, आज आपने चर्चा करके अब उनका स्मरण कराया तो हम उनको आज आपके माध्यम से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा अनूठनीय उदाहरण उनका हमारे सामने रहा। पूरा गृहस्थ में रहते हुए घर में उस वक्त देखिए अनुकूलता नहीं रहती थी जी। प्राय संघ का कार्यकर्ता 2 स्तर पर संघर्ष करता था, परिवार में करता था संघर्ष, और फिर समाज में तो उसको चुनौतियां तो है ही, तो वहां तो उसको समाज को गढ़ना ही था, क्योंकि परिवार में बहुत ज्यादा अनुकूलता नहीं रहती थी। इसके बावजूद भी चेहरे पर वही मुस्कान, चेहरे पर वही भाव, वही तल्लीनता, वही आत्मसम्मान का गौरव, ऐसा जब हम देखते थे तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता था कि जीवन ऐसा भी होता है। ऐसे त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं के बूते ही संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, संघ आगे बढ़ा है। और भारत की जब हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत में श्रेष्ठ उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसका त्याग श्रेष्ठ होता है। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं कि आपके सामने एक कोई भगवा वेशधारी तपस्वी संत आ रहे हैं और उनके साथ में ही यदि कोई बहुत बड़े अरबपति, कोई व्यापारी व्यवसायी आ रहे हैं, आप किसको प्रणाम करेंगे? आप यदि कुर्सी पर बैठे हैं, आप किसके लिए कुर्सी छोड़ेंगे? ये भारत का संस्कार है कि त्यागी तपस्वी को यहाँ प्रणाम किया जाएगा, उनके लिए उनको उचित मान सम्मान और स्थान भी दिया जाएगा। लेकिन वरीयता की बात है, ऐसा नहीं है कि धनार्जन करने वालों से कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी जो दंडवत प्रणाम करने की जब बात आती है, जब श्रद्धा से मस्तक झुकता है तो किसके आगे झुकता है, ये भी विचार करने की आवश्यकता है। काफ़ी चर्चा हो गई आपसे अलग अलग विषयों पर, आपका अनुभव भी बड़ा विराट अनुभव रहा है। अभी शताब्दी वर्ष चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्वयंसेवकों को? संघ का शताब्दी वर्ष है। अभी हम हमारे झुंझुनू में अपने 5 प्रांतों का एक अभ्यास वर्ग लगा था जी। सौराष्ट्र, गुजरात और अपने राजस्थान क्षेत्र के 3 प्रांत, जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर, ऐसे करके 5 प्रांतों का वर्ग झुंझुनू में लगा था। सब परिवार था, क्यों कुटुंब तो परिवार के साथ ही रहता है। तो वहां पर यह तय हुआ कि अब संघ का शताब्दी वर्ष है, 30 सितंबर तक हमें अपने आयाम की, अपनी गतिविधि की चिंता करनी है। इसके बाद में अपना संपूर्ण समय जो हमारे पास है वो शताब्दी वर्ष में लगाना है। तो शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम तय हो गए हैं। 7 कार्यक्रम ऐसे प्रमुख तय हुए हैं। अभी 2 अक्टूबर विजयदशमी से, 2 अक्टूबर 2025 से ये शताब्दी वर्ष विजयदशमी से प्रारंभ होने वाला है, हो रहा है, इसकी सब तैयारियां चल रही हैं। तो अभी अपने जो वर्तमान में परम पूजनीय सर्वसंघ चालक जी हैं मोहन जी भागवत, उन्होंने कहा इस उभरते भारत में जो चुनौतियां हैं, इन उभरते भारत की चुनौतियों का सामना केवल और केवल एक माध्यम से किया जा सकता है। वो माध्यम उन्होंने बताया पंच परिवर्तन। समाज के अंदर हमें पंच परिवर्तन के माध्यम से हम जब जाएंगे तो जन जागरण होगा, और फिर वह कहते हैं ना 100 तालों की एक चाबी, वो पंच परिवर्तन है। जिसमें सबसे पहला क्या है? सबसे पहले स्व का भान, स्व का भाव, स्वदेशी। आजकल तो देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं अपने अपने वक्तव्य में, हर जगह जाकर कहते हैं उस चीज को, लोकल और ये सारी बातें, उस वस्तु को खरीदिए जिसमें मेरे देशवासी का पसीना उसमें लगाओ। देश का धन देश में ही रहना चाहे। आज टैरिफ की बात आती है या कुछ और भी बात आती है, तमाम प्रकार की उथल पुथल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रहती है। जो देश समाज अपने बल पर निर्माण करता है और अपनी चीजों का उपयोग करता है, उसके सामने कैसी समस्या है उसे दिखता नहीं है। स्व का भाव, स्वदेशी, स्वभाषा। भाषाएं खूब सीखिए, लेकिन अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। स्वभूषा, स्वभाषा, स्वदेशी। अब तो ये भी है कि अपनी दुकान पर लिखो मेरे यहाँ ये स्वदेशी है, स्वदेशी खरीदें, उससे गर्व से कहो हम स्वदेशी उपयोग करते हैं। तो ऐसा भाव आएगा तो ये पहला। सामाजिक समरसता पर हमने काफी चर्चा कर ली कि समाज के अंदर जो भी ये उतार चढ़ाव है, जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने दृष्टिकोण से उन चीजों को विघटन करते रहते हैं, उनके वक्तव्य उसी प्रकार के होते हैं। देखिए समाज के अंदर जो जागरण आएगा ना, परिवर्तन आएगा, वो कोई सरकार नहीं ला सकती। कोई सरकारों से तो स्थायी परिवर्तन होते भी नहीं। हम कहते हैं ना कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। सरकार कानून बना सकती है। सरकार ने शराबबंदी का कानून बनाया, तो क्या शराब बंद हो गई? लोग पी रहे हैं और ज्यादा पी रहे हैं,
ठीक लेकिन बात है। कानून तो है, लेकिन कानून शराबबंदी तो नहीं रुकी। लेकिन अगर हम जन जागरण करेंगे तभी जाकर के शराबबंदी तो ये हो पाएगी। सामाजिक समरसता का विषय है। तीसरा है अपना कुटुंब प्रबोधन है, कुटुंब प्रबोधन के परिवार को मजबूत करना, परिवार शक्तिमय हो, भक्तिमय बने। परिवार के अंदर एक साथ बैठे सही, कभी एक साथ चर्चा करें, एक साथ भोजन करें। भोजन यानी जो भोजन की परंपरा है एक साथ बैठने की, रंगत पंगत संगत ये सब चीजें दूर हो रही हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन पर ध्यान करना। तो परिवार का प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, परिवार के अंदर ये बात करना। और कितना हो गए? 3 हो गए। चौथा है हमारा पर्यावरण। बड़ी स्थिति आज क्या है, कंक्रीट का जंगल चारों तरफ हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, अनियंत्रित बरसात हो रही है, हार्मिंग हो रही है, और इस तरह से सब कहते हैं ओजोन की परत में छेद हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पेड़ काट तो देते हैं, लेकिन उसी का लगाते हैं तो केवल कई बार तो ऐसे लगा देते हैं कि बस दिखावटी। तो जीवन में पर्यावरण संरक्षण का भी भाव आए और कुछ न कुछ काम हम करें। प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं हम क्या ये तय नहीं कर सकते इस शताब्दी वर्ष में? हम सब संघ के कार्यकर्ता ने तय किया है कि हम अपने घर में जो सेकेंड हैंड होता है ना, वो सिंगल यूज पॉलिथीन, इसका उपयोग नहीं करेंगे, प्लास्टिक उनका नहीं करेंगे, उसमें जो है पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, पेड़ भरपूर लगाएंगे। कहीं जाते हैं, तीर्थयात्रा में जाते हैं तो वहां गंदगी पैदा नहीं करेंगे। तो ऐसा भाव आता है क्या? तो ये चौथा परिवर्तन हो गया। चौथा परिवर्तन। और पांचवा है नागरिक शिष्टाचार। हम कोई हमको देख रहा होता है तो फिर हम उसका पालन, नियम का पालन कर लेते हैं। तो हमारे व्यवहार में आना चाहिए शिष्टाचार कि हम हमारे कारण से किसी को असुविधा न हो। क्या हम शिष्ट हैं? क्या हम मान लो भोजन करते हैं, कई बार कहीं जाते हैं, भंडारे में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, झूठा छोड़ देते हैं, गंदगी छोड़ देते हैं, अन्न का तिरस्कार नहीं है क्या? तो हम जो हमारा जो शिष्टाचार है उस शिष्टाचार को बना के रखें। जो कानून है, जो मर्यादाएं, भाई जितना कायदा उतना फायदा। आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये जो पंच परिवर्तन जो माननीय सरसंघचालक जी ने ये दिया है, और वास्तव में इन पंच परिवर्तन के माध्यम से जो उभरता हमारा भारत है, वो जो चुनौतियां आएंगी वो इनसे दूर होने वाली हैं, और अन्यथा कोई प्रकार नहीं। सुरेश जी स्टूडियो में आए, काफी चर्चा हुई अलग अलग विषयों पर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी से जो चर्चा हुई उसका सार हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कर्तव्य डगर ना छोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे, हम प्रेम से सबको जोड़ेंगे। प्रेम से जोड़ने का भाव यही है कि संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, स्नेह रखेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो पंच परिवर्तन की बात आई है, इसको भी हम स्वीकार करते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। पंच परिवर्तन की जो बात आई है उसमें से पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, इन गतिविधियों पर तो संघ काम कर ही रहा है, साथ ही साथ काम कर रहा है नागरिक अनुशासन पर, स्व के भाव पर। ये जो 5 विषय आए हैं, इन 5 विषयों पर जितना व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जितना समाज आगे बढ़ेगा, जितना व्यक्ति काम करेगा, राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। और इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में हम सब भी अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ जिनके संघर्ष से, जिनके पसीने से संघ बढ़ा है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।